बीए प्रथम द्वितीय भाषा हिंदी के विद्यार्थियों का मैं हिंदी विभाग की ओर से डॉक्टर सुभाष क्षीरसागर हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, अपने इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग अपने पाठ्यक्रम में दी गई जहीर कुरैशी के द्वारा लिखित गज़लों का अध्ययन करेंगे। प्रारंभ में हम जहीर कुरैशी का संक्षेप में जीवन व्रत के संदर्भ में विचार मंथन करेंगे। जहीर कुरैशी वैसे देखा जाए तो वर्तमान युग के एक श्रेष्ठ गज़लकार के रूप में जाने जाते हैं। उनका जन्म 5 अगस्त 1950 में हुआ है। हिंदी गज़ल के मसीहा के रूप में यहाँ दुष्यंत कुमार को माना जाता है, क्योंकि दुष्यंत कुमार ने गज़ल साहित्य के साथ सामान्य जीवन का संबंध जोड़ा। गज़ल वैसे प्रेम के क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण ऐसी विधा मानी जाती है, लेकिन दुष्यंत ने इसी गज़ल शैली को सामाजिक जीवन के साथ जोड़कर गज़ल साहित्य को एक नया आयाम प्रदान किया। तो उसी दुष्यंत कुमार की परंपरा में गज़ल लेखन करने वाले जहीर कुरैशी जी है। इन्होंने भी जीवन के विभिन्न आयामों से संबंधित अपने गज़लों का लेखन किया है। और यहाँ जहीर कुरैशी के लगभग 10 काव्य संग्रह प्रकाशित है, जिसमें लेखनी के स्वप्न 1975 में प्रकाशित हुआ, एक टुकड़ा धूप 1989 में, चांदनी का दुख 1986 में, समुंदर बहाने आया नहीं 1992 में, भीड़ में सबसे अलग 2003 में प्रकाशित गज़ल संग्रह, पेड़ तनकर भी नहीं टूटा, बोलता है बीज भी, निकला ना दिग्विजय को सिकंदर, रास्तों से रास्ते निकले, जिंदगी से बड़ा जिंदगी का सफ़र। इस तरह के उनकी प्रकाशित ऐसी रचनाएं हैं। अपने पाठ्यक्रम में जो गज़लें दी गई वो समुंदर में ब्याहने आया नहीं, समुंदर ब्याहने आया नहीं है, इस गज़ल संग्रह में संकलित रचना है। यह गज़ल संग्रह जहीर कुरैशी का एक चर्चित माना जाता है। उनकी गज़लें एक वैचारिकता का अलग रूप प्रस्तुत करती है। वह श्रृंगारिकता या संगीत से उन्मुक्त ऐसी गज़लें नहीं, बल्कि आम आदमी के भावनाओं की एक प्रामाणिक अभिव्यक्ति करने वाली उनकी गज़लें हैं। उनकी गज़लों में आधुनिकता, अंधानुकरण, पक्षधर प्रणाली और नारी शोषण का वास्तव चित्रण उन्होंने किया है। वैसे देखा जाए तो जहीर कुरैशी भारतीय समाज एवं संस्कृति से संबंधित एक अपनी सोच रखते हैं, और यहाँ भारतीय समाज व्यवस्था में जो दिखावटी व्यवस्था है, आदर्शवादी जो स्वयं को कहती है, तो उनकी धज्जियाँ उड़ाने का काम यहाँ जहीर कुरैशी ने किया है। तो अपने पाठ्यक्रम में जो गज़लें दी गई है वो कहीं ना कहीं भारतीय समाज के निर्बल और सबल वर्ग का चित्रण करने वाली ऐसी गज़लें हैं, जिसमें उन्होंने नारी, दलित तथा समग्र जीवन का उन्होंने चित्रण यहाँ पर किया है। तो देखिए, आपके पाठ्यक्रम की पहली गज़ल। और गज़ल साहित्य का अध्ययन करने के पूर्व ये एक आपको ध्यान में रखना है कि गज़ल 2 पंक्तियों की होती है, लेकिन स्वतंत्र विषय लेकर वो चित्रित है। एक गज़ल का दूसरे गज़ल के विषय से संबंध हो ऐसा कोई जरूरी नहीं, लेकिन वो गज़ल स्वतंत्र होती है। इसीलिए 2-2 पंक्तियाँ लेकिन बहुत कुछ यहाँ आशय प्रदान करती है।
तो पहली गजल देखिए, जब भी औरत ने अपनी सीमा रेखा को पार किया, पार गमन से पहले खुद को कितने दिन तैयार किया। ज़्यादा नहीं कि विश्लेषण मैं नहीं करूँगा, परीक्षा के लिए जितना अपेक्षित है उतना ही नहीं कि यहाँ पर मैं चर्चा करूँगा, नहीं तो वीडियो नहीं कि बड़ा हो जाता है। इसलिए संक्षेप में विवेचन मैं कर देता हूँ कि स्त्री हमारे देश में पहले से ही शोषित पीड़ित रही, और जो उनको एक हम अपने कटघरे में बंदिस्त बनाकर रखा, एक सीमा रेखाओं में उनको बंदिस्त बनाकर रखा, और वो स्त्री अपनी सीमा रेखा को पार करने का जब वो सोचती है, शिक्षा आदि स्त्री को मिलने के कारण अपनी परंपरागत मान्यताओं को तोड़कर वो नए मूल्यों में, नए जीवन में कि पदार्पण करना चाहती है। ये सीमा रेखा तोड़कर अलग पुरुष के जैसा वो समांतर जीवन जीना चाहती है। लेकिन क्या है, पार गमन से पहले खुद को कितने दिन तैयार किया, मतलब अपनी सीमा रेखा को पार करने के पूर्व स्त्री ने कि अपने को, खुद को तैयार किया है। मतलब वो बहुत प्रबल बनने के लिए सोचती है, चिंतन मंथन करती है, वहां जाने के पश्चात मेरी अवस्था क्या होगी, ऐसा वो नहीं कि बहुत अधिक मात्रा में उस जीवन के बारे में भी सोचती है, और बाद में नहीं कि वो सीमा रेखा को वो तोड़ती है। मतलब इसका यही है कि स्त्री अपनी सीमा रेखा को पार करने के लिए खुद को नहीं कि बहुत अधिक सोच समझती है, अपने को वैसे बनाती है, तैयार करती है कि मुझे भी इस ढंग से यहाँ जीना है, कटघरे में नहीं रहना, तो स्वतंत्र रूप से जीवन जीना है। ऐसी सोच स्त्री की बन जाती है। वो केवल शिक्षा के कारण, भारतीय संविधान के कारण संभव हो चुका है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो जब भी औरत ने अपनी सीमा रेखा को पार किया, पार गमन से पहले खुद को कितने दिन तैयार किया। आगे की गजल देखिए, जनता को सहने की आदत है, सब कुछ सह लेती है, किसी कष्ट को लेकर जनता ने कब हाहाकार किया। अब दूसरी गजल का पहले गजल के साथ कोई संबंध नहीं, पहली गजल तो स्त्री चेतना से संबंधित थी। अब दूसरी गजल में सामान्य जनता की जो एक सहने की आदत है, उस आदत के संदर्भ में यह गजलकार टिप्पणी करता है। हमें मालूम है कि जनता को सहने की आदत है, सब कुछ सह लेती है, मतलब यहाँ के व्यवस्था का जो आतंक है वो जनता ने क्या बहुत कुछ सह लेती है, उसका विरोध न करते हुए सह लेती है। आम जनता तो सोचती है कि हम तो केवल नहीं कि अत्याचार सहने के लिए ही पैदा हुए हैं, ऐसी धारणा सामान्य वर्ग की बन चुकी है। इसलिए कवि बड़ी विडंबना के साथ कहता है कि जनता को सहने की आदत है, सब कुछ सह लेती है, किसी कष्ट को लेकर जनता ने कब हाहाकार किया। उनको जो कष्ट होता है, सामान्य जनता पर जो अत्याचार होता है, आतंक होता है, उनका शोषण किया जाता है, लेकिन जनता ने इस शोषण के विरोध में कभी भी क्रांतिकारी निर्णय नहीं लिया, हाहाकार नहीं किया, आवाज नहीं उठाई। हाहाकार मतलब आवाज नहीं उठाई कि मुझ पर ये अत्याचार हुआ है, मेरा ये शोषण हुआ है, ये सोचकर वो नहीं कि इस अत्याचार का विरोध करने के लिए अपनी आवाज नहीं उठाई, क्योंकि उनकी आवाज तो हमेशा इस व्यवस्था ने दबाने का प्रयास किया है, और दबी हुई आवाज में ही वे अपना जीवन यापन करते रहे। इसलिए कवि यहाँ इस गजल के जरिए कहता है कि जिन पर अत्याचार होता है, अन्याय होता है, वे लोग क्रांतिकारी कदम उठाते हुए अपना अन्याय अत्याचार दूर करने के लिए व्यवस्था के विरोध में एक आवाज उठानी चाहिए, संघर्ष करना चाहिए, ऐसा कवि का कहने का मानस है। तो अगली गजल देखिए, वह कारोबारी दिमाग था, सागर तट पर जा बैठा, लहरें गिन गिन कर भी उसने लाखों का व्यापार किया। मतलब यहाँ इस गजल में उन्होंने एक अलग विषय को यहाँ प्रस्तुत किया है। कवि कहता है कि जिनके मन में
कहीं ना कहीं एक विषय, एक विचार आता है, तो उस विचार के जरिए सोचते सोचते उसी का वो बन जाता है। कारोबारी दिमाग जो होता है, व्यापारी दिमाग नहीं कि खाली नहीं बैठता। खाली दिमाग तो शैतान का घर माना जाता है। आपको ये प्रेरणा देने वाली गजल है कि आपको जिस क्षेत्र में रुचि है उस क्षेत्र में आप अवतरित होना और वहां अपना करियर बनाना है। ये एक संदेश ये गजल देती है। नहीं कि वो कारोबारी दिमाग था, सागर तट पर जा बैठा, लेकिन जिनका नहीं कि व्यावसायिक दिमाग है, कारोबार करने वाला दिमाग है, वो सागर के किनारे पर जाकर बैठा और लहरें गिन गिन कर भी उसने लाखों का व्यापार किया। सागर पर आने वाली जो लहरें हैं, सागर में उठने वाली जो लहरें हैं, उन लहरों को गिनकर उन्होंने लाखों का व्यापार किया। लहरें गिनना आसान काम नहीं है, नहीं कि बहुत ही चतुराई से एक एक लहर को गिनना पड़ता है। आज 1 घंटे में कितनी लहरें आई समुद्र में, 4 घंटे में कितनी हुई, दिन में कितनी हुई, ये सब एक रिकॉर्ड बनाना। और ये रिकॉर्ड अगर बनाते हैं तो जरूर उसमें सफलता हासिल होती है और सागर का उनका अभ्यास हो जाता है, समुद्र का अभ्यास हो जाता है, उसके बदले में उनको राशि मिल जाती है। कवि का कहने का मानस है कि इस संसार में खाली बैठने के अपेक्षा इंसान को नहीं कि अपने को जिस क्षेत्र में रुचि है उस क्षेत्र के बारे में सोचकर नहीं कि धन कमाने का प्रयास करना चाहिए। हर क्षेत्र में नहीं कि व्यवसाय करने की हमारी नहीं कि रुचि होनी चाहिए। ये संदेश उन्होंने इन पंक्तियों के माध्यम से दिया है। तो अगली गजल में कवि कहता है, द्वंद्व युद्ध जैसा कुछ मन के अंदर चलता रहता है, क्यों चलता रहता है, तुमने इस पर कभी विचार किया। मतलब हमारे मस्तिष्क में कुछ ना कुछ ने कि युद्ध चलता रहता है, द्वंद्व चलता रहता है। द्वंद्व युद्ध जैसा मन के अंदर कुछ चलता रहता है। हमारे मस्तिष्क में अनेक इधर उधर के विचार आते हैं, लेकिन हम उन विचारों के बारे में गहराई से कभी सोचते नहीं। इसलिए कवि कहता है, क्यों चलता रहता है, तुमने इस पर कभी विचार किया। क्योंकि आपको ये विचार क्यों आते हैं, नहीं यही विचार मुझे क्यों आने लगे, इस संदर्भ में आपने कभी विचार किया है क्या। तो इस संदर्भ में आप जब विचार करेंगे तब आपको जरूर आपके जीवन में नहीं तरक्की मिलेगी, सफलता हासिल होगी। क्योंकि हर एक बार इंसान के मन में अलग अलग ढंग के विचार आते हैं। मैं ये बन जाऊं, मैं वो बन जाऊं, अगर मैं यहाँ होता, अगर मैं वहाँ होता, अगर मुझे ये नौकरी मिलती, वो मिलती, या ये चीज़ मिलती, वो चीज़ मिलती, मैं ऐसे खामोश होता। ऐसे कई जो विचार आते हैं, उन्हीं विचारों के बारे में गंभीरता से आपको सोचना है। और सोचेंगे तो जरूर आपको जीवन में एक सफलता हासिल करने का यहाँ मार्ग मिल जाता है। इसलिए मन के अंदर आने वाले विचारों को वैसे ही छोड़ नहीं देना चाहिए, उसके बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए। ये कवि का इस गजल के पीछे कहने का उद्देश्य है। अगले पंक्तियों में कवि कहता है, वे केवल आरोपों की भाषा में बातें करते हैं, अच्छे कामों का भी उन लोगों ने गलत प्रचार किया। क्योंकि यहाँ की व्यवस्था जो है सामान्य जन या शोषित पीड़ित जनता को केवल आरोपी है ऐसा ही समझती है। उनके बारे में वो आरोपों की भाषा करते, इनके कारण ऐसा ऐसा हुआ, ये बिल्कुल ने कि सोए हुए आदमी है, वे ने कि बिल्कुल जानवर जैसे कुछ ने करते नहीं, ऐसा ने कि इनके संदर्भ में कहते हैं। वो जड़वत है ऐसा ही उनके बारे में कहते हैं, और ये अपराधी है ऐसा सामान्य जन के बारे में ने कि कहते हैं। लेकिन सामान्य वर्ग के द्वारा जो भी अच्छे कर्म होते हैं, उन अच्छे कर्मों का उन्होंने कभी भी विचार नहीं किया या अच्छे कर्मों की उन्होंने तारीफ नहीं की, तो अच्छे कामों का भी उन्होंने गलत प्रचार किया। देखिए, गलत अच्छे कामों का गलत प्रचार करते हुए झूठे इस दरिंदे यानी कि लोफर लोगों ने ही इस व्यवस्था में विजय प्राप्त किया है। इसलिए यहाँ की व्यवस्था ने कि बुरे लोगों को ही
सम्मान प्रदान करने वाली है। अच्छे काम करने वाले लोगों को कभी सम्मान नहीं मिलता। ये यानी गज़ल के माध्यम से कवि ने प्रस्तुत किया है। आगे कवि कहता है, जितनी ताकत होगी उतना ही बोझ उठाएगा, जितनी ताकत होगी उतना ही बोझ उठाएगा, उसने जो भी किया स्वयं की क्षमता के अनुसार किया। मतलब अपना आत्म स्वाभिमान या नहीं कि स्वयं की अंतर्भूत शक्ति के बारे में नहीं कि गजलकार यहाँ पर नहीं कि स्पष्ट संकेत देता है। अपनी ताकत जितनी होगी उतनी ही हमें उतना ही बोझ उठाना चाहिए। हमारी हैसियत जैसी है उसी के अनुसार ही हमें कर्म करना चाहिए। और उसने जो भी किया स्वयं की क्षमता के अनुसार किया। लेकिन इंसान की जो क्षमता होती है जितना इतना करने की, उसी क्षमता के अनुसार ही हमें करना चाहिए। रंगीन सपनों के बीच खोकर स्वयं का अस्तित्व बिगाड़ना न चाहिए। जो वास्तव है अपनी शक्ति कितनी है, क्योंकि इंसान को मर्यादाएं होती हैं, हर एक को मर्यादा होती है। देखिए इसीलिए नहीं कि अपनी मर्यादाओं का ध्यान रखकर उतना ही नहीं कि हमें कर्म करना चाहिए, नहीं तो ज़्यादा करेंगे तो उसमें कुछ भी हासिल नहीं होगा। ये कवि का यहाँ पर कहने का मानस है। और अंतिम गज़ल में कवि कहता है, निर्बल कोई भी हो, औरत हरिजन अथवा शीश महल, निर्बल पर ताकतवर ने हर युग में अत्याचार किया। मतलब यहाँ कवि कहता है कि निर्बल नहीं कि कौन कौन होते हैं, हरिजन, औरत, शीश महल। कांच का महल भी निर्बल है, कोई पत्थर फेंकता है तो जल्दी टूट जाता है, इसलिए उन्होंने नहीं कि निर्बल के रूप में कांच के महल को भी लिया है। निर्बल कोई भी हो, औरत, हरिजन और शीश महल, निर्बल पर ताकतवर ने हर युग में अत्याचार किया है। हर युग में क्या है, जो दुर्बल होता है उस पर नहीं कि ये ताकतवर लोगों ने अत्याचार ही किया है। इसलिए हमें सबल बनना है, क्योंकि यहाँ बकरी की बलि दी जाती है, शेर की बलि नहीं दी जाती। इसलिए हमें शेर के जैसे सबल बनना है। नहीं तो नहीं कि परंपरा के रूप में हरिजन, औरत ये तो नहीं कि निर्बल है, अबला है, नहीं कि इनको अब ये कुछ भी कर नहीं पाते, ऐसा कहकर उन पर बार बार सितम या अत्याचार किया जा रहा है। तो हमें यहाँ नहीं कि सबल बनना है, प्रबल बनना है। यही संदेश कवि ने इन पंक्तियों के अंतर्गत दिया है। तो यहाँ ध्यान में रखो कि जहीर कुरैशी के द्वारा ये लिखित गज़लें कहीं न कहीं एक परिवर्तनकारी यानी कि विचार लेकर यहाँ पर आई है।